हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। आज का पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे इवॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट की न्यू क्लासिकल थ्योरी का सेकंड पार्ट विच इज बिहेवियर अप्रोच। तो बिहेवियर अप्रोच क्या होता है उसके बारे में एक शॉर्ट समरी हम देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहेवियर अप्रोच टू मैनेजमेंट एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि एम्प्लॉय सिर्फ काम करने वाले रोबोट नहीं है बल्कि सोचने वाले इंसान हैं और जिनकी नीड्स, फीलिंग्स और बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे है व्हाट इज बिहेवियर अप्रोच। एक बिहेवियर अप्रोच का हमने यहाँ पे मीनिंग से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो द बिहेवियर अप्रोच टू मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. It emphasizes understanding employee behavior, motivation, group dynamics, and leadership. Unlike either theories which viewed worker as machine like a scientific management in a classical theory, the behavior approach sees employee as a thinking, feeling human beings. तो इस बिहेवियर अप्रोच में ये बताया गया है कि इसे फोकस किया गया है बेसिकली किस चीज़ पे, ह्यूमन के बिहेवियर पे, एम्प्लॉय के बिहेवियर पे, उसके मोटिवेशन के लिए और उसके ग्रुप डायनामिक्स के लिए और उनको कैसे लीड करना चाहिए। ठीक है, तो इसने बता रखा है कि जो पहले की हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो क्लासिकल थ्योरी हमने पढ़ी है उसमें हमने 3 पार्ट पढ़े थे, 3 थ्योरीज पढ़ी थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इन तीनों में हमने ये पढ़ा था कि एम्प्लॉय को एज अ रोबोट यूज किया जा रहा था। ठीक है, उनकी फीलिंग्स के, उनके बिहेवियर के, उनके मोटिवेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। बट इन द न्यू क्लासिकल अप्रोच हमने ये देखा है, उसकी बिहेवियर अप्रोच हम नहीं पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉय एज अ थिंकिंग फीलिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, उसमें मतलब वो एक फील कर सकता है, उसमें एज अ रोबोट उसको ट्रीट नहीं किया गया है। तो मतलब फोकस किस किस चीज पे किया गया है बिहेवियर अप्रोच में? ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, की ह्यूमन बिहेवियर कैसा है वर्क प्लेस पे, उसको मोटिवेट करना एंड जॉब सेटिस्फेक्शन देना। इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स एंड ग्रुप इन्फ्लुएंसेस, मतलब कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी डेवलप करने की उसको छूट होनी चाहिए। लीडरशिप स्टाइल एंड कम्युनिकेशन, जो उनका लीडर होना चाहिए वो उनको अच्छे से लीड करने वाला होना चाहिए और एक अच्छा कम्युनिकेशन उनके बीच में होना चाहिए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का यूज करना चाहिए मैनेजमेंट में। तो जो बिहेवियर अप्रोच है, इसमें 3 थ्योरीज आती हैं जो कि हमारे तीन थिंकर है उन्होंने दी थी। फर्स्ट है कि अब्राहम मैस्लो, सेकेंड इज हार्टबर्ग एंड थर्ड इज एमसी जॉर्ज। तो इनका जो मेन फोकस था वो किस चीज़ पे था? मोटिवेशन पे, लीडरशिप पे, कम्युनिकेशन पे एंड टीम डायनामिक्स पे। तो हम एक एक करके तीनों जो थिंकर्स हैं इनकी थ्योरीज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज अब्राहम मास्लो थ्योरी, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक हायरार्की बनी होती है टॉप टू बॉटम। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी दी थी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है मैनेजमेंट की। तो इसमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया गया था टॉप टू बॉटम, जिसमें कि हमारी जो नीड है वो फ्लो करती है। ठीक है, Maslow proposed that people are motivated by the hierarchy of 5 needs. जो people है वो motivated होते हैं इन 5 नीडों के थ्रू, जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उनके बारे में बात की थी इसमें। एक पर्सन है, ठीक है, वो एक जगह पे है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, तो फर्स्टली वो क्या सोचेगा कि मेरे को रोटी कपड़ा मकान, ये 3 उसकी बेसिक नीड होती हैं। उसको रहने को शेल्टर होना चाहिए, खाने के लिए फूड होना चाहिए और पानी होना चाहिए और कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए। ठीक है, जिससे उसकी बॉडी कवर हो जाए। तो जो फर्स्ट हमारी स्टेप था इसमें वो था फिजियोलॉजिकल नीड। उसमें हम बेसिक जो थिंग्स होती हैं ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक पर्सन को फर्स्टली क्या होना चाहिए, तो सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड जो है उसकी, जो फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ, ये जो है वो होनी चाहिए उसके पास। वो सबसे पहले उसको फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में हम ये देखते हैं कि एक पर्सन है, उसके पास जो बेसिक नीड्स है उसकी वो फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, जो फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स हैं वो सब उसको मिल गए हैं। सेकेंडली वो सोचेगा जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे क्या होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे उसकी जो है सेफ्टी होनी चाहिए और जो जॉब है उसकी सिक्योर होनी चाहिए। तो वो सेफ्टी नीड्स में जाती है। एक पर्सन है, उसके पास जो बेसिक नीड है फुलफिल होने के बाद वो सेकेंडली यही सोचता है कि मैं जहाँ वर्क कर रहा हूँ, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे क्या होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है,
स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशल नीड। एक बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो गई है, फूड वाटर शेल्टर और क्लोथ्स वाली। फिर नेक्स्ट उसने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा कि हाँ ठीक है ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद वो थोड़ा मूव ऑन हुआ और उसने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा, सेफ्टी कंसर्न लेके आया अपने अंदर, वो उसने फुलफिल करी। नेक्स्ट वो सोचेगा सोशल नीड, मतलब सोशल बिलोंगिंगनेस की चीज़ें जो होती हैं। एक पर्सन है वो अकेला तो अकेले थोड़े ही निकाल सकता है, तो उसके पास फ्रेंड्स होने चाहिए, टीम वर्क, बिलोंगिंगनेस, ठीक है। तो जो है जो सोशल नीड्स है फिर वो उसकी तरफ जाता है कि वो फ्रेंड्स बनाए, ठीक है, वो अच्छे मतलब टीममेट्स बनाए, ठीक है। और वो सब चीज़ें फिर इम्पोर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, किसके लिए, टीम वर्क के लिए, प्रॉपर एक होता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो फिर सोशल नीड में हम ये डिस्कस करते हैं। अब बंदे की क्या हो गया, जो फिजिकल नीड है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, सेफ्टी नीड है वो कंप्लीट हो गई हैं, सोशल नीड्स भी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, उसके फ्रेंड्स भी हैं, उसके बिलोंगिंग्स भी हैं, उसके टीम वर्क भी हैं, ठीक है, उसके अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट भी हैं। फिर नेक्स्ट वो सोचता है क्या, स्टीम के बारे में। स्टीम नीड क्या होती है इसमें कि वो उसको स्टेटस मिले, ठीक है, उसको रेपुटेशन मिले, जहाँ वो काम कर रहा है, जहाँ वो रह रहा है, वहाँ पे उसको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिले, उसको अच्छा स्टेटस मिले, ठीक है, उसको अच्छी रिकग्नाइजेशन मिले, ठीक है, अप्रिशिएशन मिले। वो फिर उसके लिए काम करता है, ठीक है, कि वो काम इस वे में करेगा कि इससे उसको अप्रिशिएशन मिले, ठीक है। एक पर्सन है वो नॉर्मल काम करे जा रहा है, उसको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, तो वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो फिर एक पर्सन है, कोई भी हर पर्सन क्या है वो अपने अप्रिशिएशन के बारे में ज़रूर सोचता है, ठीक है। मैं अगर कोई मैं काम कर रहा हूँ तो उससे मुझे अप्रिशिएशन मिले, मुझे रेस्पेक्ट मिले, ठीक है, मुझे उसका स्टेटस मिले, ठीक है, तो फिर वो उसकी तरफ काम करता है। फिर लास्ट में आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अब पर्सन है उसने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, वो अच्छी खासी उसको रेस्पेक्ट भी मिल गई है, उसको एक अच्छी रेपुटेशन भी मिल गई है, उसको अच्छी ओहदा भी मिल गया है, उसकी जो सोशल नीड्स है वो भी कंप्लीट हो गई हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उसके सर्कल्स हैं, ठीक है, उसकी सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो गई हैं, मतलब कि जो उसने जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचा था और मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो तो कंप्लीट हो गया है। उसकी जो बेसिक नीड्स थी फिजियोलॉजिकल वो भी उसको मिल गई हैं। तो लास्ट में बंदा ये सोचता है कि सेल्फ एक्चुअलाइज मतलब पर्सनल ग्रोथ, मतलब कि वो अपने खुद के बारे में मतलब सोसाइटी के बारे में सोचेगा, मतलब अचीविंग फुल पोटेंशियल, ठीक है। जो अगर वो पर्सन कुछ टाइम बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे तो कोई उसको याद ना करे, वो चाहता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो सब मुझे याद करें, हर बंदा ये चाहता है कि मुझे याद किया जाए, ठीक है, मेरी अप्रिशिएशन हो आगे जाके। तो फिर वो किस पे वर्क करता है, पर्सनल ग्रोथ पे, क्रिएटिविटी पे, अचीविंग फुल पोटेंशियल के लिए अपना काम करता है, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले आ जाते हैं हमारी बेसिक नीड्स, फिर आ जाती हैं कि सेफ्टी, फिर सोशल नीड्स, फिर स्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। तो नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे डगलस एम सी जॉर्ज की जो एक्स एंड वाई थ्योरी थी उसके बारे में। तो जो थ्योरी एक्स थी तो उसमें बताया गया है पीपल डिसलाइक वर्क, इसमें उन लोगों की बात की जो काम को पसंद नहीं करते हैं, मस्ट बी फोर्स्ड और कंट्रोल, इनको मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली और कंट्रोल रख के काम कराया जाता था, ठीक है। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद नहीं करते थे। एंड प्रेफर टू बी अ डायरेक्टेड, इनके ऊपर कोई डायरेक्शन दे तो ये काम करना पसंद करते हैं, वरना बिना डायरेक्शन के ये काम करना पसंद नहीं करते थे। एंड अनदर वन इज थ्योरी वाई, ये है पॉजिटिव assumptions। तो ये वो वर्कर्स होते थे जो क्या एंजॉय करते थे अपने काम को, ठीक है, अपना काम करना पसंद करते थे। वर्कर पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड, ये जो वर्कर्स हैं ये सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पसंद करते थे। एंड कैन बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, ये क्रिएटिव है और इनोवेटिव है और ये बिना किसी डायरेक्शन के अपना काम प्रॉपर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्बर्ग्स के टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी को इसलिए बोला जाता है, इसमें दो फैक्टर्स को लिया गया था, विच इज हाइजीन एंड सेकेंड वन इज मोटिवेशन, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी ये 1959 में आई थी। तो इसकी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हार्बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल concept in workplace motivation. It explains what causes job satisfaction and dissatisfaction and how these two outcomes are derived by different
सेट्स ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। हार्बर्ग ने बताया कि 2 टाइप की फैक्टर्स होते हैं एम्प्लॉय की बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जो कि होते हैं मोटिवेशन एंड हाइजीन। तो मोटिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं और एम्प्लॉय को जेन्युइनली मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इनकी एब्सेंस डिससेटिस्फेक्शन नहीं लाती, बट प्रेजेंस होने पर मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर मोटिवेशन फैक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो उससे डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं आती, बट अगर हो तो उस पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन में हेल्प करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, ठीक है, रिकग्नाइजेशन होता, अचीवमेंट्स के एडवांस प्रमोशन वगैरह देना, ठीक है, उसको डेवलपमेंट देना, जिम्मेदारी मिलना, काम का नेचर, किस काम का नेचर उसको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, और अप्रिशिएशन मिलना उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होते हैं वो मोटिवेशन लेके आती हैं। फिर नेक्स्ट वन हम देखेंगे हाइजीन फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर ये वो फैक्टर्स हैं जो अगर नहीं हो तो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं, अगर हो तो जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है उनसे। ठीक है, तो जैसे कि हाइजीन फैक्टर्स बताया गया है किसी भी एम्प्लॉय में कि उसकी कंपनी की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, ठीक है, सैलरी कैसी है, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, रिलेशनशिप कैसा है बॉस का और उसके वर्कर्स का, ये सब चीज़ें हाइजीन में आ जाती हैं। ठीक है, अगर हाइजीन किसी कंपनी में नहीं होती है, हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं हमने जो पढ़े हैं क्यों कौन कौन से होते हैं, सैलरी हो गया, कंपनी की पॉलिसी होगी, वर्किंग कंडीशन होगी, जॉब सिक्योरिटी हो गई, ठीक है, और सुपरविजन क्वालिटी हो गई, और किसी भी एम्प्लॉय का और उसके सुपीरियर का रिलेशन हो गया। अगर ये चीज़ें नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्या है, डिससेटिस्फेक्शन फील करता है एम्प्लॉय। अगर होती हैं तो वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाई फील करता है। ठीक है, तो हमने 2 एस्पेक्ट पढ़े, फर्स्ट है मोटिवेशन फैक्टर, फिर है हाइजीन। अगर मोटिवेशन ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अगर प्रेजेंट ना हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर होता है तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है। अगर हाइजीन फैक्टर ना हो तो उससे क्या होता है कि डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता है, मतलब एम्प्लॉय को अगर उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो उसको काम करने में हेल्प करती हैं वो ही नहीं मिलेंगी तो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अगर होंगी तो क्या होता है, वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड फील करता है। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि जो हाइजीन फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो की पॉइंट्स हमें इसमें रिमेंबर करने हैं, मोटिवेटर्स जो हैं जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं और इंटरनल मोटिवेट करते हैं। हाइजीन क्या करता है, प्रिवेंट करता है डिससेटिस्फेक्शन को और एक्सटर्नल कंडीशंस को। इम्प्रूविंग हाइजीन फैक्टर रिमूव डिससेटिस्फेक्शन बट डज नॉट क्रिएट मोटिवेशन। अगर हम अपना हाइजीन फैक्टर को इम्प्रूव कर देंगे तो उससे डिससेटिस्फेक्शन तो खत्म हो जाएगी, बट मोटिवेशन क्रिएट नहीं होगी। मोटिवेशन आर नेसेसरी फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, commitments and enthusiasm. Use hygiene factor to ensure employees are comfortable and not demotivated. और मोटिवेशन का हमें क्यों प्रमोट करना चाहिए, उससे क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, लॉयल्टी के लिए और हाई परफॉर्मेंस के लिए। एचआर पॉलिसी मस्ट एड्रेस बोथ वर्किंग कंडीशन एंड पर्सनल ग्रोथ। और जो एचआर पॉलिसीज होती है वो दोनों चीज़ों पर फोकस करती हैं, इससे वर्किंग कंडीशन से भी और पर्सनल ग्रोथ पे भी। तो कंक्लूड कर लेते हैं क्या फीचर्स रहे हैं इसके और क्या क्रिटिसिज्म्स रहे हैं, नॉट कि हम यहाँ पे हमारी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी वो वाइंड अप हो चुकी है। न्यू क्लासिकल थ्योरी में 2 अप्रोचेस थी, फर्स्ट थी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड सेकंड वन इज बिहेवियरल अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हमने पढ़ ली है लास्ट वीडियो में, एंड अब इस वीडियो में हमने कवर किया बिहेवियर अप्रोच को। तो क्या की फीचर्स हैं हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी के जो हम आज वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज ह्यूमन बींग्स आर नॉट मशीन। ह्यूमन बींग्स मशीन नहीं है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, उन्हें भी मोटिवेशन चाहिए होता है काम करने के लिए, तो वो एक मशीन नहीं है, उनको एज अ क्या फीलिंग ह्यूमन बींग्स हमें मानना चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमने इसमें ये पढ़ा न्यू क्लासिकल थ्योरी में कि अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखेंगे और उनको सेटिस्फेक्शन देंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन, तो उससे क्या होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन के बिहेवियर को, कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओनली वर्क से रिलेटेड बातें हो रही हैं तो वो बंदा जो है बोर हो जाता है। ठीक है, वो इतना प्रोडक्टिव काम नहीं करेगा। अगर बीच बीच में उसको रिफ्रेशमेंट मिलती रहेगी, वो अपने कलीग से
नॉर्मल इनफॉर्मल टॉक्स करता रहेगा, चैट्स करता रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या वो थोड़ा रिफ्रेश फील करेगा और वो अपना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से करेगा, ठीक है। बेटर कम्युनिकेशन, बेटर परफॉर्मेंस। अगर बेटर कम्युनिकेशन होगा इन बिटवीन द एम्प्लॉयज, कलीग्स एंड सुपरवाइजर्स, तो सुपीरियर्स, तो उससे क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस निकल के आएगी, ठीक है। क्योंकि वो अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी जो डिससेटिस्फेक्शन है, वो उनको इजीली अपने कन्वे कर सकते हैं अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट है क्या क्या क्रिटिसिज्म थे इसके, क्या क्या मतलब ड्रॉबैक्स थे इसके। टू मच फोकस ऑन ह्यूमन इमोशंस, इसमें ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, इग्नोर किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होना चाहिए किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। बट इस थ्योरी में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इग्नोर किया गया था, फुल्ली इग्नोर। लैक ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट, तो इसमें जो साइंटिफिक मेजरमेंट और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स थे उनको इग्नोर किया गया था, उनको उनकी इसमें उन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया था। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकल के आया इस चीज़ का, इसमें ह्यूमन सेंट्रिक को लेके बात की गई है प्रॉपर, ह्यूमन की बिहेवियर को ही डिस्कस किया गया था। एंड इसमें जो न्यू हमारे जो इस टाइम मॉडर्न HR पॉलिसीज हैं, उसकी जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव रखी गई थी, वो ही न्यू क्लासिकल थ्योरी के थ्रू रखी गई थी। तो थैंक यू सो मच। तो आज की हमने जो न्यू क्लासिकल थ्योरी उसमें क्या क्या डिस्कस किया, बिहेवियर अप्रोच में मैनेजमेंट को एक ह्यूमन फेस दिया था, ठीक है। इनके थिंकर्स के बारे में हमने इसमें स्टडी किया, उन्होंने क्या क्या थ्योरीज और क्या क्या अप्रोच थी उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। तो सभी ने बेसिकली हमें यही सिखाया है कि जब तक एम्प्लॉय जो है उनको उनकी फीलिंग्स की, उनकी ग्रोथ की और उनके इन्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तब तक एक बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती एम्प्लॉय से। तो उनकी फीलिंग्स पे, उनकी ग्रोथ पे, उनके इन्वायरमेंट पे, उनकी मोटिवेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, विच इज़ मॉडर्न मैनेजमेंट, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा हमारे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का। थैंक यू सो मच।